जब आप प्रायोजित कहते हैं तो ये प्रायोजित सरकार द्वारा या विपक्ष द्वारा प्रायोजित? नहीं, विपक्ष को तो दंगे से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये गोरक्षक आखिर हैं कौन लोग और किन लोगों ने जो है इन लोगों को ये परमिशन दी कि वो खुले में हथियार रख सके? कि आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो एक यात्रा दशकों से चल रही थी उसके सामने जो है स्वागत के बजाय इस तरह से जो है वो हिंसात्मक हो गए, हथियार उठा लिए? उसके पीछे का नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी गांव ग्वांड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दंगों पर। जैसा कि आपको पता है 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और अब हरियाणा का मेवात इलाका जल रहा है 31 जुलाई से। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन दंगों का कारण क्या है। और हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ है बलबीर तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी और चिंतक हैं, और दूसरी तरफ हमारे मुस्तकीम चौधरी हैं, ये भी समाज सेवी हैं और अपने हर मुद्दे पर पकड़ रखते हैं। हम पूछेंगे गुरुजी बलबीर तोमर जी से। गुरुजी, जैसे मणिपुर का दंगा आपको पता है 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ का दंगा अभी कंट्रोल नहीं हुआ और उसके अब इधर हरियाणा में मेवात जल गया है। आखिर क्या कारण है, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि इन दंगों का कारण क्या है आखिर? देखिए, हमें इसमें ये देखना होगा कि जो दंगे, ख़ास तौर पे जो सांप्रदायिक दंगे हैं, तो वो उसका किसको लाभ मिल सकता है, किसको उसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो चाहे देखने में कोई नीतिगत कोई निर्णयों का वो दिखाई दे प्रभाव, लेकिन मुझे लगता है कि ये ख़ास तौर पर नूह का दंगा तो एक तरह का प्रायोजित दंगा प्रथम दृष्टया मुझे लगता है। जब आप प्रायोजित कहते हैं तो ये प्रायोजित सरकार द्वारा या विपक्ष द्वारा प्रायोजित? नहीं, विपक्ष को तो दंगे से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जिनको लाभ मिल सकता है, तो जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, और जैसा कि इसमें कुछ चेहरे सामने भी आए हैं, तो जाहिर है कि ये एक तरह का प्रायोजित दंगा है। जी, चलो हम आपसे अभी बात करेंगे थोड़ा, और मुस्तकीम भाई की भी राय ले लें। मुस्तकीम भाई, आप कैसे देखते हैं इसके नूह दंगे को? सबसे पहले तो मैं कहूँगा हिंसा किसी भी रूप में हो वो गलत है। बिल्कुल, हिंसा अस्वीकार्य है, उससे देश का नुकसान होता है और समाज में जो है द्वेष भावना बढ़ती है। रही बात नूह के दंगे की, नूह के दंगे को जब हम देखते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे कई कारण हैं। एक, पिछले कई सालों से हम लोग देखते हैं, जहाँ हम बैठे हैं ये सहारनपुर क्षेत्र है, सहारनपुर ज़िला है, और हम लोग जो है हरियाणा से मिले हुए हैं। यहीं पे चुनाव में अभी जब आपका पंचायत चुनाव चल रहा था, तो पंचायत चुनाव में हमारे गंगों के पास एक गांव पड़ता है, ये आपका बुढ़ा खेड़ा से पहली तरफ, नाम मेरे जहन से निकल गया, वहाँ से जो है जी, तो कुछ लोग जो है हरियाणा से मजदूरी करते थे, वो वापस लौट रहे थे ट्रक में, गाड़ी में, चुनाव में वोटिंग करने के लिए, पंचायत चुनाव में वोट डालना था, वापस लौट रहे थे। तो गोरक्षकों ने उन्हें घेरा और घेर के गोलियां चला दी। उसका परिणाम ये हुआ कि एक की मौत होगी, 2-3 जख्मी होगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये गोरक्षक आखिर हैं कौन लोग और किन लोगों ने जो है इन लोगों को ये परमिशन दी कि वो खुले में हथियार रख सके? क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ चीज़ है या नहीं है? किन लोगों की सरकार है? तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिससे जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके और 24 के चुनाव की तैयारी की जा सके। अभी अगर हरियाणा दंगे की बात करें तो 2 शख्स हैं, एक मोनू मानेसर हैं, दूसरे बिट्टू बजरंगी हैं। जब बिट्टू बजरंगी वीडियो वायरल करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं और फिर मत कहना कि बताया नहीं था, हम पल पर की खबर देंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, ऐसे लोग जिम्मेदार हैं इस दंगे के। मोनू मानेसर हैं, 302 के मुजरिम हैं, लोगों को जिंदा जला दिया, कभी एक ऐसे 47 के साथ फ़ोटो शूट कराते हैं, कभी कुछ और। पुलिस को नहीं मिलते 302 के मुजरिम, लेकिन तमाम टीवी चैनल्स को वो उपलब्ध हैं। आज तक पे बैठते हैं, एबीपी पे बैठते हैं, तमाम जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं उन पे उनके इंटरव्यू देखे जा सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ तो है, कोई ना कोई तो है
इस खेल के पीछे जो उसे खुली छूट दी हुई है। नहीं तो अगर सरकार चाहती, प्रशासन चाहता, तो उसे पहले ही जो 302 का मुजरिम है, जिंदा लोगों को जला देने का मुजरिम है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाना चाहिए था। तो शायद नूह जैसी घटना ना घटती। जी जी, गोरक्षक की बात सामने आई। जैसे कि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया था एक बार कि जो गोरक्षक हैं ये दिन में गोरक्षा का चोला ओढ़ते हैं और रात में जो है फिर दूसरा रूप धारण करते हैं और अपनी उगाही करते हैं। इनको बहुत सख्त फटकार लगाई थी प्रधानमंत्री जी ने। और अभी हरियाणा दंगे को लेकर भी गुरुजी मैं बताऊं आपसे, दुष्यंत जो चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनका बयान आया कि ये जो गोरक्षक हैं इनके घर में गाय नहीं है, फिर ये कैसे गोरक्षक हैं। और आयोजक जो थे उस यात्रा के, उनको सही प्रशासन को सही जानकारी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गोरक्षक ही दंगे के जिम्मेदार है। और अगर गोरक्षक जिम्मेदार है तो फिर इनको देखो, डबल इंजन सरकार है, फिर इनको सह कौन दे रहा है, कौन परोस रहा है इनको? आपको लगता है कि गोरक्षक इसके जिम्मेदार हैं दंगे के? हाँ, देखिए जैसी जो चीज़ें सामने आ रही हैं जी, तो उसमें तो सीधे तौर पे यही दिखाई देता है कि सामने वाले पक्ष ने की तरफ से भी काफ़ी उत्तेजित मतलब होकर के जो है वो मतलब मुकाबला किया गया। लेकिन ये सारा मतलब इसका मूल कारण ये है कि उनको इस काम के लिए उकसाया गया। वो अगर उनको जो है इस तरह चुनौती नहीं देते, जैसे मुस्तकीम भाई ने अभी बताया कि तुम्हारा दामाद आ रहे हैं, बिट्टू बजरंगी नाम का कोई शख्स है, तो शायद उधर ना होता। और देखो, भीड़ की एक साइकोलॉजी होती है, जब कोई ऐसी कोई उत्तेजनात्मक कोई चीज़ सामने आती है तो दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन होता है। नहीं तो हम जानते हैं कि ये जो मेव जो समुदाय है तो वो तो एक अलग तरह का समुदाय है, वो सांप्रदायिक उसको नहीं होना चाहिए ना, वो शायद है। क्योंकि 1857 की क्रांति में भी जिन जातियों ने सामूहिक रूप से है वो अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो उसमें मेव समुदाय भी शामिल है। और उनके आसपास की जो आबादी है, तो कभी कोई तनाव, कभी कोई सांप्रदायिक चीज़ कभी सुनने में देखने में आई नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि उनको ये एक योजनाबद्ध तरीके से उनको उकसाया गया। और ये हरियाणा सरकार की एक तरह की असफलता है कि वो इन सब चीज़ों को क्यों नहीं जान पाई। हरियाणा सरकार की असफलता शायद इसलिए भी बनती है कि तमाम तरह का इनपुट था। जिस तरह की दोनों समुदायों में तनाव था, जुनैद और नासिर की जो फरवरी माह में हत्या हुई थी, और उसके बाद फिर ये वांछित पुलिस का है लेकिन खुला घूमता है, लाइव आता है, उसके बावजूद भी सरकार इतनी निष्क्रिय। और उस दिन भी, जिस दिन ये दंगा हुआ उससे एक दिन पहले से या 2 दिन पहले से बयानबाजी दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ से बयानबाजी हुई। पहली बयानबाजी बिट्टू बजरंगी नाम का जो शख्स है, इतना कुछ होने के बाद भी और प्रशासन निष्क्रिय रहा। इसके पीछे सरकार का मकसद क्या था? नहीं, सरकार का तो मकसद दंगा रोकने का होता है। नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। और वो यात्रा की स्वीकृति किस रूप में थी, और जो उनके रूट होते हैं वहाँ की सारी उसकी कानून व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी है। जी जी, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान है कि आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी थी। और मुख्यमंत्री वहाँ के हरियाणा के, वो कहते हैं कि हम सभी को सुरक्षा नहीं दे सकते। ये कितना अपने आप में इसको किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा अगर बोलेगा तो फिर दंगा कैसे रुकेगा? नहीं, जब वो जिम्मेदारी से, जो उनका बयान है तो जिम्मेदारी से भागने वाला है। जब हम सत्ता में बैठे हैं, हम मंत्री हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम किसी भी आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। और उसके पीछे जो लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनकी जानकारी, आखिर आपकी जो है वो LIU है, दूसरी आपकी तमाम जो है वो मतलब एजेंसियां हैं, और दिल्ली के इतने करीब वो जगह है, तो उस पर तो वो समझ से बाहर है ये चीज़। मुस्तकीम भाई, जैसे कि आपने बताया बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, ये तमाम तरह की बातें हुई। क्या जो मुस्लिम आबादी थी जो नूह में, उन्होंने इस तरह आक्रमण किया निहत्थे लोगों पर, क्या उनको आप सही मानते हैं? नहीं, मैंने पहले भी यात्रा में ये नहीं कि मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी ही केवल थे, उसमें मासूम बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, उन्हें भी थोड़ा आप कैसे देखते हैं उन लोगों ने? हिंसा किसी भी रूप में हो गलत है। बिल्कुल। जो उन्होंने किया
उसे जो है सही नहीं ठहराया जा सकता, वो भी निश्चित रूप से गलत है। और किसी भी तरीके से हथियार उठा लेना या हिंसा फैलाना वो दुरुस्त नहीं। लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जब हम जो है इस यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा का इतिहास दशकों पुराना है और कई दशकों से जो है ये लगातार यात्रा हर वर्ष जाती है, जिसमें जो है हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। उन्हीं में लोग उनका स्वागत भी करते थे, जगह जगह जलपान भी कराने का काम करते। तो इस बार ऐसा क्या हुआ, जो एक यात्रा दशकों से चल रही थी उसके सामने जो है स्वागत के बजाय इस तरह से जो है वो हिंसात्मक हो गए, हथियार उठा लिए। उसके पीछे का जो कारण मुझे नज़र आता है वो कहीं ना कहीं उकसावे वाली भाषा थी, वो जहालत भरे बयान थे, बदतमीज़ियाँ थी, जिसने जो है उस अभी गुरुजी ने बताया कि 1857 की क्रांति में उन्हें अंग्रेज़ों का जो वेमू जनजाति के लोग हैं उन्होंने जो सामूहिक रूप से विरोध किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसमें भी वो आते हैं। वो रासभक्त कौम है। और अगर बात गो रक्षा की और उसकी की जाए तो जब मेवात में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे हर घर में 2, 4, 10 गायें मिलेंगी आपको, वो गोपालक हैं। आप जो है किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को उसे गाली नहीं दे सकते। मानते हैं कुछ लोग होंगे जिन्होंने गोहत्या की होगी, लेकिन कानून अपना काम करें, सरकारें अपना काम करें। आम आदमी कौन होता है कि हथियार उठा के सड़कों पे उतर जाए? इससे क्या होगा? अराजकता ही फैलने का काम होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उकसावे वाली भाषा का जो प्रयोग था उसने शांति प्रिय समाज को जो है, नौजवानों को, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो जो बयान है मैं भी देख रहा था बिट्टू बजरंगी का, वो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि आम आदमी कर भी नहीं सकता। तो उसने कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काया है, गुस्सा दिलाया, और उसकी परिणति ये है कि जो है लोग सड़कों पे उतर आए और जो है फिर वो पूरे मुल्क ने देखा, वो काला दिन था और बहुत सारी दिक्कतें हुई। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसके लिए तो साधुवाद हरियाणा के जाट समुदाय को, उस किसान कमेरा कौम को, जिसने इस दंगे को बड़ा होने से रोक दिया। नहीं तो जो प्लान थी, जो इसके पीछे की साजिश थी, वो था कि देश भर में दंगे भड़केंगे, प्रदेश में दंगे भड़केंगे। लेकिन किसान कमेरा कौम, जाट समुदाय खासकर हरियाणा का सड़कों पे उतरा और उसने कहा कि ये लोग कौन होते हैं दंगा फैलाने वाले, और उन्होंने इस मुल्क की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको जिंदा रखने का काम किया। हाँ, कहीं ना कहीं दंगा फैलने से किसान कौम ने जो है इस दंगे को विस्तार रूप लेने से रोका, आपका कहना है? प्रयास का निश्चित रूप से रोकने का काम किया। वो लोग सड़कों पे भी आए। जब जो है हांसी में अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे 2 दिन में आप जो है खाली कर दें, नहीं तो ये होगा वो होगा, तो उसके तुरंत बाद किसान संगठन सड़कों पे आए और उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जिस नारे के साथ इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस नारे को लेकर के वो सड़कों पे उतरे और उन्होंने कहा कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ सभी भारतीयों को रहने का हक है और हंसी भी जो है उस मुल्क का पार्ट है। यहाँ सब लोग रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं उनका डटकर मुकाबला हम करेंगे। जी जी। तो इसके लिए गुरु जी, जैसे ये मुस्तकिम भाई ने बताई कि जाट कमेरा कौम, किसान कौम की बात बताई कि इस दंगे से जो है अपने आप को अलग किया। कहीं ना कहीं 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और वो दंगा जाट वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया था। ये भी एक उनके अंदर दर्द हो सकता है कि उस टाइम जाट और मुस्लिम बन गया। और आज इसी को लेकर के जो है तमाम तरह की सोशल मीडिया पर जो है ट्रेंड चल रहा है, गुज्जरवाद, जाटवाद, और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसी वजह से ये दंगा कम फैला, या आपकी नज़र में यह दंगा बहुत विस्तार रूप ले सकता है या कंट्रोल हो सकता है, हालांकि अभी कंट्रोल में है? क्या सिचुएशन देखते हैं आने वाले टाइम में आप? इस अपने पश्चिम वेस्टर्न यूपी और हमारा हरियाणा मिला जुला क्षेत्र है, आगे कैसे देख सकते हैं इसे? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा के जाट और गुर्जर समुदाय ने और जो दूसरी कृषक जो जातियां हैं उन्होंने कुछ पिछली घटनाओं से सीख ली है। दंगे का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हमारा जो एक सामाजिक ढांचा है, जो समाज की विविधता है, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। क्योंकि एक गांव में गुर्जर या जाट खेती के ऊपर होल्ड करते हैं, लेकिन उनके सारे जो कमेरे और सहायक हैं वो बड़ी संख्या में जुलाहे, नाई, बढ़ई, लुहार, ये सारे जो उनके जो सहायक हैं वो बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं।
तो जब गांव से उनका पलायन होता है तो एक तरह से हमारा जो वो एक सामाजिक जो ढांचा है वो उससे बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। तो 13 के दंगे में ये महसूस किया गया मुजफ्फरनगर में। उससे पहले एक बार, बहुत पहले, कुछ मेव और गुजरों में आपस में झगड़ा हो गया था। वो कायदे में वो 2 बिरादरी का या 2 गाँव का झगड़ा था। तो तब भी कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उसको हिंदू मुस्लिम की शक्ल दे दी थी और गुजरों को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तो लोगों ने पिछले दंगों से सीख ली है कि दंगे जो हैं वो केवल नफरत ही पैदा नहीं करते हैं, वो हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा वो साधुवाद के पात्र हैं जो वहाँ के जो गुर्जर चौधरी और आपके जाट चौधरी हैं कि उन्होंने ये विश्व हिंदू परिषद और ये बजरंग दल, जिसकी कि हमारे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के जो शिष्य हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में, और मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो इनके लिए उन्होंने प्रयोग किए थे, उन्होंने भी इनको कंडम किया है कि हनुमान जैसे, बजरंग जैसे देव जो समर्पण, विनम्रता, सेवा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, कि उनके नाम पर एक ऐसे भड़काऊ काम करने वाले, ऐसे समाज में जो है वो समाज को तोड़ने वाले लोग, वो बजरंग के अनुयायी नहीं हो सकते। ऐसा शंकराचार्य जी ने बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, देखो गुरुजी, जैसा कि देश में बहुत से संगठन हैं, एक संगठन था PFI, सरकार ने उसको बैन कर दिया क्योंकि वो उस पर आरोप है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। और जैसे कि आप दंगा अगर कहीं भी हो तो आप देख सकते हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन संगठनों का जो है नाम आता है सामने, और वे खुलकर बोलते भी हैं ऑन कैमरा। तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि इन पर भी बैन होना चाहिए? आपकी नज़र में क्या लगता है? इन ऐसे दंगई संगठन, जो नाम इनका जुड़ता है हर बार, मैं नहीं कहता कि मैं दंगई है, लेकिन नाम जुड़ता है। तो ऐसा जिस विचारधारा और जिस दर्शन में हम जैसे लोग विश्वास करते हैं, तो हमारा तो सीधा मानना है कि एक सांप्रदायिकता को बगल में लेकर दूसरी का विरोध का कोई अर्थ ही नहीं है। तो जो भी कट्टरपन है, हम तो उसके दोनों तरफ के विरोधी हैं। बिल्कुल, क्योंकि कट्टरपन जो है अंत समाज के लिए नुकसानदेह है, हमारे भाईचारे को तोड़ता है और प्रगति को वो मतलब रोकने वाला काम करता है। ये देखने को मिलता है कि पहले तो चुनाव में तो सरकारें आने की बात होती है, डबल इंजन भी आ जाती है, और उसके बाद भी गोरक्षा हो, तमाम मुद्दे हों, इस तरह के संगठन फिर इस रूप में जो है उसको सेवा भाव के रूप में सामने आते हैं और फिर दंगे भड़कते हैं। तो कुल मिलाकर चलो, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल आप हमारे नहीं, बस मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जी, गाय के नाम पर क्या इस देश के अंदर तमाशा है, तो देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। गाय गाय चिल्लाने वाले लोग, किसी के घर में जो है कोई गाय नहीं है। मैंने देखा है, वो बड़ी हंसी का विषय है कि गाय का एक दिन होती है गौ अष्टमी, तो उस दिन लोग जाते हैं और 4 फुट की दूरी से लोटा भर पानी उसके पैरों में फेंकते हैं और गाय के प्रति आस्था दिखाते हैं, गाय के गोबर का गुणगान करते हैं। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, किसी में गाय के गोबर का इस्तेमाल नहीं, सब जगह जो है वो संगमरमर और वो उसके मतलब फर्श लगे हुए हैं। तो ये कौन सी गौ माता का क्या प्रेम है, ये समझ में आने वाली बात नहीं। गाय धक्के खाती है, गाय सड़कों पे धक्के खाती फिरती है, तो हमने कभी नहीं देखा उनको घास डालते भी। तो ये जितने गौरक्षक हैं, किसी ने जिंदगी में शायद एक टोकरा घास कभी किसी गाय को ना खिलाया हो। तो ये अपने आप एक तमाशा है। दंगे के संबंध में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इस देश को कोई छोड़कर जाने वाला नहीं है। मुस्लिम को हिंदू ना काट सकता है, ना समुद्र में फेंक सकता है। तो बेहतर है कि वो हमारा अच्छा भाई हो। मुस्लिम जो है वो भी मतलब हिंदू को के सामने अगर वो चाहे जितनी उत्तेजना दिखाए, लेकिन वो भी उसको इस देश से नहीं भगा सकता। तो उसका एक ही रास्ता है कि वो भी हमारा बढ़िया भाई हो। तो बस इसके लिए शांति रहे और हमारा भाईचारा कायम रहे, तो बस यही इस देश की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुस्तकीम, लास्ट सवाल आपसे
जैसे कि तमाम, अभी आपने बिट्टू बजरंगी, ये तमाम तरह के संगठनों का नाम लिया, लेकिन मैन अगर हम इसकी दंगे की जड़ में जाए तो गोकशी भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। तो आप जो गोकशी करने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं समझता हूँ गाय जो है आस्था का विषय है और कुछ लोग उसमें आस्था रखते हैं, तो ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ सबसे सख्त अगर कानून की बात की जाए, जिस हरियाणा में आज दंगा है वहीं गो कशों के खिलाफ सबसे सख्त कानून है। तो या तो कानून का सही से पालन कराने में सरकारें विफल हैं या फिर सरकार करना नहीं चाहती। जो भी है ये सरकारी फेल्योर है कुल मिलाकर के। रही बात संदेश की, तो जिस चीज़ से मैं कहता हूँ मेरे भाई का दिल दुखता हो वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे नफरत फैलती हो। तो गोकसों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन पे सख्त से सख्त कानून बने, उनको जेल डाला जाए, कुछ भी किया जाए। लेकिन इस तरह की ये जो अराजकता है ये अस्वीकार्य है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि 2002 के दंगों के जो पोस्टर बॉय हैं मोची, उनके इंटरव्यू को नौजवानों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब मुकदमे लगते हैं ना तो कोई भी जो है उस पर कोई संगठन, कोई संस्थान आपकी हेल्प नहीं करता। वो दंगों के मुकदमे खुद को ही झेलने पड़ते हैं। तो युवाओं को बात करनी चाहिए रोज़गार की, युवाओं को बात करनी चाहिए शिक्षा की। और मैं कहता हूँ 14 में जो वादे किए गए थे वो तमाम मुद्दों पे सरकार विफल होगी। तो इसलिए ऐसा लगता है मुझे, ये मेरी पर्सनली राय है, कि सरकार जो है अपने फेल्योर को छिपाने के लिए इस तरह के चीज़ों को हवा देने का काम कर रही है। अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया, मणिपुर में 2 समुदायों को आमने सामने कर देने का काम किया गया। हरियाणा में जो है हिंदू मुसलमान हुआ। इसी तरह की एक घटना जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में है, जो समाज जो है जनरल कैटेगरी का है उसे एसटी में कैसे शामिल कर लिया गया, सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे पूरी होगी, ये मेरी समझ नहीं आता। हो सकता है वहाँ भी इस तरह का षड्यंत्र है कि लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होगा। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, कि नौजवानों को समझना होगा, इस मुल्क के आमजन को समझना होगा कि दंगे जो है विकास को अवरुद्ध करते हैं, आपका नुकसान करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। तो नफ़रतें छोड़ के मोहब्बत और प्यार के साथ रहें और सरकारों से जिन मुद्दों के लिए, जिन कामों के लिए सरकारें चुनते हैं उन पे सवाल करना सीखें। उनसे सवाल विकास पे करें, रोज़गार पे करें। तो इस तरह के ही मुद्दों पे सवाल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी बलबीर जी हमसे समय देने के लिए। और दर्शकों आपसे भी अपील है, दंगे किसी चीज़ का हल नहीं है, मिलजुल कर रहें और आपस में शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय